आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने भारतीय आक्रोश को शांत करने के लिए कांग्रेस का गठन किया और कांग्रेस ने कैसे अपने इस उद्देश्य को पूरा किया। अंग्रेजों को मालूम था कि भारत को केवल तलवार के दम पर लंबे समय तक गुलाम नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि हिंदू 800 वर्षों के लंबे अनवरत संघर्ष के बाद मुस्लिम सत्ता को उखाड़ने में सफल हो गए थे। इसलिए अंग्रेजों ने बड़ी ही चालाकी से हिंदू शक्तियों को आपसी झगड़ों का लाभ उठाकर उन्हें बांटना शुरू कर दिया। हालांकि अंग्रेजों ने अपनी पकड़ काफी मजबूत बना ली थी, परंतु 1857 के स्वाधीनता संग्राम ने अंग्रेजी सत्ता की चूलें तक हिलाकर रख दी थी। इसी कारण अंग्रेज अधिक सक्रिय हो गए थे और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जिन जिन हिंदू और मुस्लिम रेजिमेंटों ने मिलकर विद्रोह किया था, वहां भर्ती बंद कर दी गई और हिंदुओं को दो वर्गों में बांट दिया, फाइटर और नॉन फाइटर कास्ट। जो मराठा वीरता की पहचान है, उन्हें फाइटर मानने से इनकार कर दिया और केवल कुछ ही गिनी चुनी जातियों को सेना में भर्ती के पात्र समझा गया। इस तरह फूट डालो और राज करो की नीति काम करने लगी थी। दूसरा काम अंग्रेजों ने किया राष्ट्र की आस्था पर चोट करके, क्योंकि अंग्रेजों को मालूम था कि इतने बड़े विशाल देश को लंबे समय तक केवल ताकत के आधार पर गुलाम रखना असंभव है। इसलिए अंग्रेजों ने भारत को एक महाद्वीप या उपमहाद्वीप कहना शुरू किया, यानी भारत एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है, ताकि जो आज तक एक राष्ट्र की भावना थी वह खत्म हो सके। उनके अनुसार हिंदुओं में राष्ट्रीय भावना कभी थी ही नहीं। वे तो अलग अलग और परस्पर विरोधी जातियों का झुंड मात्र थे। ना ही उनमें आपस में कोई समानता थी कि उन्हें समान इतिहास और समान परंपराओं वाला कोई एक राष्ट्र कहा जा सकता। यहाँ के मूल निवासियों को आर्य आक्रमणकारियों ने परास्त कर दिया और पहाड़ों एवं जंगलों में खदेड़ दिया था। इस प्रकार देश के संपूर्ण इतिहास को घोर अंधकार, बर्बरता और अंधविश्वासों के गर्त में डूबा हुआ दिखाना शुरू कर दिया गया। सर जॉन स्ट्रेची, जो कि भारत में कई बड़े पदों पर रह चुके थे, 1884 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक भाषण में कहा कि भारत क्या है, भारत से वास्तव में क्या अभिप्रेत है। कभी कभी मैंने जो उत्तर दिया वह विरोधाभासी हो सकता है, किंतु वह वास्तविकता है। ऐसा कोई देश है ही नहीं। भारत के बारे में यह सर्वप्रथम और सर्वाधिक जानने योग्य तथ्य है। भारत एक नाम है जो हमने ऐसे विशाल प्रदेश को दिया है जिसमें अनेक अलग अलग देश सम्मिलित हैं। दूसरी ओर भारत के देशों के मतभेद, उदाहरणार्थ बंगाल और पंजाब अथवा मद्रास और राजपुताना के मतभेद अपार और अतुलनीय दिख पड़ते हैं। इतने गहरे हैं कि यूरोपीय देशों के बीच जो मतभेद हैं उनसे भी बड़े हैं। अंग्रेजों ने भारत को कभी परास्त किया ही नहीं, कोई भारत था ही नहीं, इसलिए सही अर्थ में कोई विदेशी है ही नहीं। इसी तर्क की व्याख्या करते हुए स्ट्रेची ने कहा कि उन्होंने भारत में कभी भी किसी राष्ट्रीय सरकार को ध्वस्त नहीं किया, ना उन्होंने किसी राष्ट्रीय भावना को ठेस पहुंचाई है और ना ही किसी राष्ट्रीय गौरव की अवमानना की है। इसी तरह हिंदुत्व को विध्वंस करने के अपने अभियान पर अंग्रेजों का एक और कारगर हथियार था ईसाई मिशनरी। इनका काम था हिंदू धर्म पर लांछन लगाना और खासकर वनवासी, हरिजन तथा अन्य पिछड़े वर्ग के हिंदुओं का धर्मांतरण करना। इस तरह ईसाई मिशनरी अंग्रेजी सत्ता के लिए समर्थन तैयार करते थे। इसलिए कहा जाता था कि अंग्रेजी साम्राज्य की सेना के 4 अंग हैं: थल सेना, नौसेना, वायुसेना और मिशनरी सेना। यह सब नव धर्मांतरित ईसाई अंग्रेजों के आज्ञाकारी सेवक बन जाते थे और उन्हें भारत की आजादी से कोई संबंध नहीं रहता था। अंग्रेजों ने एक और भयंकर चाल चली, जिस चाल के जाल से हिंदुस्तान आज तक भी आजाद नहीं हो पाया है। लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा को लेकर एक योजना तैयार की और उसके बाद उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा कि
इस समय हमें इस बात के लिए एक ऐसा वर्ग तैयार करने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए जो हमारे और हमारे करोड़ों अंग्रेज जनता के बीच दुभाषिए का काम कर सके। लोगों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो देखने में तो भारतीय हो लेकिन रुचि, विचार, मन और बुद्धि से अंग्रेज हो। अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने वाला कोई भी हिंदू अपने धर्म के प्रति सच्ची निष्ठा नहीं रख सकता। यदि हमारी शिक्षा पद्धति को अपनाया गया तो 30 वर्ष बाद भारत में एक भी मूर्ति पूजक नहीं रह जाएगा और यह सब धर्मांतरण के पचड़े में पड़े बिना ही हो जाएगा। मैकाले की इस शिक्षा पद्धति का असर हुआ और हमारे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त बंधु प्राय यही कहते सुने जाते थे कि राष्ट्र का निर्माण तो अब हो रहा है। इस बात से सिद्ध हो जाता है कि हमारे ये बंधु किस सीमा तक इन नए उपदेशों के भक्त हो गए थे। हमारे लोग इस मानसिक दास्ता के जाल में क्यों फंसे, इसका एक सशक्त कारण था। ब्रिटिश साम्राज्य के पास अबाध शक्ति थी, अपार वैभव और ऐश्वर्य था। अंग्रेजों ने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति कर ली थी। अंग्रेजी वैभव की इस चकाचौंध में हमारे भारतीय बंधुओं की आंखें चुंधिया गई। वे अभिभूत हो उठे। वे अंग्रेजों के हर कथन को वेद वाक्य की भांति अनुसरण करने लगे। उनकी दृष्टि में अंग्रेजों की बराबरी तक पहुंचने का केवल अंग्रेजी शिक्षा ही एकमात्र मार्ग था। भारत के आजाद होने के कई वर्षों बाद आज भी हम ऐसे कई लोगों को देखते हैं जो ये कहते हैं कि भारत को अंग्रेजों ने बनाया है। ये उसी अंग्रेजी शिक्षा का असर है और उसको हम आज तक भी छोड़ नहीं पाए हैं। अतः अंग्रेजों की फूट डालो और राज्य करो की चाल का जाल हमारे राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में फैलाया गया। नए नए विशैल्य सिद्धांत और नीतियों का प्रचार प्रसार किया गया ताकि हर समूह, जाति, संप्रदाय, धर्म, प्रांत, भाषा आदि को एक दूसरे से भिड़ाया जा सके और आपसी घृणा और दंगों के बीज बोए जा सके। आर्य बनाम द्रविड़, हिंदू बनाम सिख, हिंदू बनाम जैन, हिंदू बनाम आदिवासी, हिंदू बनाम वनवासी के विवाद खड़े किए गए और उन्हें भड़काया गया। इस तरह से भारत की राष्ट्रीय सोच को अंग्रेजों ने भरपूर हानि पहुंचाने की कोशिश की। राजनीतिक रूप से भी अंग्रेजों ने एक विशेष चाल चली। इसका भारत के भविष्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, शायद जिसकी कल्पना अंग्रेजों ने भी नहीं की थी। अंग्रेज 1857 के झटके के तो किसी तरह झेल गए थे, परंतु जनता और सेना में अभी भी भारी रोष था और वह कभी कभी देश के अलग अलग हिस्सों में फूटता भी रहता था। कभी महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के और पंजाब में राम सिंह कुका के नेतृत्व में क्रांति के रूप में। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम नामक एक अंग्रेजी अधिकारी था जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय पर भी भारत में ही था। वह अंग्रेजों के गुप्तचर विभाग का काम देखता था और देश भर से लगभग 30,000 से भी अधिक सूचनाओं के आधार पर A.O. ह्यूम को निकट भविष्य में एक भयंकर विस्फोट होने का अंदेशा हो गया था। इसीलिए A.O. ह्यूम ने एक विशेष योजना बनाई ताकि इस असंतोष को फैलने से पहले ही शांत किया जा सके। इसलिए A.O. ह्यूम ने गवर्नर जनरल डफरिन से मिलकर अंग्रेजों के रक्षा कवच के रूप में एक ऐसे मंच का निर्माण किया जहां पर भारत की राजनीतिज्ञ प्रतिवर्ष बैठक करके सरकार को यह बता सकें कि प्रशासन में कहां-कहां पर क्या-क्या कमियां हैं और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। और इस रक्षा कवच रूपी मंच का नाम था कांग्रेस। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिकृत इतिहास लिखा है उसमें भी कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि की पुष्टि की गई है। इसमें लिखा है कि श्री ह्यूम के पास इस बात का अकाट्य प्रमाण था कि राजनीतिक असंतोष भीतर ही भीतर सुलग रहा था। उसके आधार पर ह्यूम ने तय किया कि इस असंतोष को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कोई रास्ता तैयार किया जाए और कांग्रेस ऐसा ही रास्ता बन सकती है। ये बात कांग्रेस के अधिकृत इतिहास में स्वयं कांग्रेस के नेता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने लिखी है। प्रारंभ में तो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन
पूर्णतया अंग्रेजों की इच्छा अनुसार ही चले। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बॉम्बे में हुआ और इस अधिवेशन के माध्यम से अंग्रेजों की प्रशंसा की गई कि अंग्रेजी राज की कृपा से देश को अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं। यहां तक कि अधिवेशन का प्रारंभ ही इस प्रार्थना से हुआ कि इंग्लैंड की महारानी स्वस्थ रहें और उनकी लंबी उम्र हो। लेकिन बाद में लोकमान्य तिलक और गांधी जी के नेतृत्व के कारण अंग्रेजों का यह सुरक्षा कवच भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन बन सका।